अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। तो आज के इस वीडियो में हम अपने एमडी कैट के सबसे पहले लेक्चर का आगाज करेंगे। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के हैं और सेकंड ईयर के लिए हैं, जो फर्स्ट ईयर की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इस वीडियो में हम अपनी चैप्टर नंबर 1 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने नोट्स को बनाना शुरू करना है। सही है। आपने एक कॉपी लेनी है, रजिस्टर लेना है, या जो भी आप डायरी यूज कर रहे हैं जिसमें आप अपने लेक्चर लिखते हैं, कुछ भी उसमें आपने इन डिटेल अपने लेक्चर 1 से लेके जितने भी हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे उनको सही से प्रॉपर नोट करना है। इससे फायदा ये होगा कि एंड में जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम के बाद अपनी तैयारी को रिवीजन कर रहे हो, जब चीजों को समराइज कर रहे हो, तो आपको दोबारा वीडियो लेक्चर देखना ना पड़े, आप इजीली अपने बनाए हुए नोट से उसको रिवीजन कर सके। और फिर जब चीजों को आप लिखेंगे, नोट करेंगे, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगी। सही है। फर्स्टली यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इसमें मैंने बेसिक डेफिनेशंस लिखी हैं, इंट्रोडक्शन लिखा है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। सही है। इसको आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। अब हम इसको समझते हैं। सही है। हमारा जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी बायोमॉलिक्यूल। समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल बेसिकली है क्या। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एसेंशियल फॉर लाइफ। बायोमॉलिक्यूल कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि ये इतने एसेंशियल और इम्पोर्टेंट क्यों है। लिखा है दे ऑल आर इन्वॉल्व इन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये इन्वॉल्व होते हैं यानी शामिल होते हैं किसमें, सेल्यूलर स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और मेटाबॉलिज्म में। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी, या हमारी बॉडी में जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शन हो रहे हैं, ये तमाम फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व है किसमें, बायोमॉलिक्यूल में। यानी बायोमॉलिक्यूल बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है जो कि एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले कर रहा है। सही है। अब वो बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सही। आपका पूरा पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेस करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पे, इसीलिए इसका नाम बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है। यानी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इनका फंक्शन क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से एसेंशियल है हमारे लिए, किस तरीके से ये रोल प्ले कर रहे हैं, सारी चीजों को हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सही। ये हमारे पास पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है बायोमॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की जो बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं। यानी कि बायोमॉलिक्यूल भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल से, किसी ना किसी एलिमेंट से बन कर आया होगा। ठीक है। यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है। अब कार्बोहाइड्रेट किसी ना किसी चीज से बना होगा ना, उसके बाद ही तो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हमारे पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट मेनली कुछ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट कहते हैं। ये चीज आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकती है, व्हाट इज बायो एलिमेंट्स। ठीक है। बायो एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। सही। बायो एलिमेंट्स विच सिंथेसाइज ऑफ बायोमॉलिक्यूल, दे आर मेनली 6 एलिमेंट्स। अब ये टोटल 6 होते हैं मेनली जो बना रहे होते हैं बायोमॉलिक्यूल को। सबसे पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये वो 6 एलिमेंट हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स की जो कि एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। अब यहाँ पर एक चीज आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बेसिक यूनिट है, जिंदगी की इकाई है। अब अगर हम इन सेल को थोड़ा सा समझें, इसकी कंपोजिशन को समझें, लिखा है कंपोजिशन ऑफ सेल। अच्छा, सेल यहाँ पर किस तरह आ गया, हम तो बायोमॉलिक्यूल को पढ़ रहे थे,
So basically biomolecule are vital and important for cellular life, cellular and structural function of life. So यहाँ पर हमारे पास बायोमोलिक्यूल एक सेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक पूरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. सो लाइफ की बेसिक यूनिट तो सेल है, सो हम सेल को भी थोड़ा समझेंगे. सो आपकी बुक में टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सेल का इसीलिए रखा गया है, सही है. अब अगर हम बात करें सेल की कंपोजिशन को, कि सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो खुद किस चीज से बना है. सो लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म चूंकि सेल से बना है. नाउ सेल जो है, लिविंग सेल्स कंटेन लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. अब हमारे पास जो लिविंग सेल है स्टूडेंट, ये कंटेन करता है लिविंग मैटर को, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सही है. सो बेसिकली अगर हम बेसिक कंपोजिशन की बात करें, सो प्रॉपरली वी डोंट नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल, कि सेल हमारे पास उसकी प्रॉपरली जो क्वांटिटी है वो क्या है, किस तरीके से बना है. बट हमें थोड़ी बहुत चीजें ये पता है कि सेल जो है ये कंटेन करता है 70 to 90% ऑफ वाटर. सो सेल में बेसिकली 70 से 90% तक वाटर होता है. अब सेल का वो हिस्सा जिसमें से हम वाटर को कंप्लीटली एवोपरेट कर दें, वो हमारे पास कहलाता है ड्राई वेट. तो आपने ये स्टार्ट में पढ़ा था, इसी चैप्टर के कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन है. सो हम हर टॉपिक को इंडिविजुअल इसलिए समझेंगे ताकि अगर उसमें से एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, सही है. सो सेल की कंपोजिशन 70 to 90% ऑफ वाटर, और अगर उन वाटर को हम एवोपरेट कर दें तो जो बाकी उसका वेट बचेगा द कॉल ड्राई वेट. ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगा ड्राई वेट, सही. अच्छा, अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिली, एक लिविंग सेल्स, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, सही. सो हम देखते हैं लिविंग सेल्स क्या है. अगर हम बात करें लिविंग सेल की, दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. देखो आपने सुना होगा अक्सर सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सो वो तमाम सेल जो कुछ वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें हम लिविंग सेल कहते हैं, सही. सो लिविंग सेल वो तमाम सेल जो केपेबल हो परफॉर्मिंग वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस के, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस में वाइटल रोल प्ले करें, उनको परफॉर्म करें, तो वो हमारे पास कहलाते हैं लिविंग सेल. अब वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, कौन कौन से हैं, सच एज रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. अब हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, सो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सही. सो रिप्रोडक्शन में जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो सेल कर रहा होता है, क्योंकि सेल क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सही है. सो सेल टू सेल सेल डिवीजन होती है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस. और इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, जो एसेंशियल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के लिए, बाय द हेल्प ऑफ लिविंग सेल कंप्लीट होता है. तो सेल क्या करता है, सेल डिवीजन में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह का रिप्रोडक्शन हो रही है. तो ये हमारे पास लिविंग सेल कहलाते हैं. इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म यानी कुछ हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो कि सेल के जरिए हो रही है. ग्रोथ यानी ग्रोथ, बॉडी का ग्रो करना या डिफरेंट हार्मोन्स या सेल्स का ग्रो करना, दे आर पॉसिबल विथ लिविंग सेल. इसी तरह रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जैसे हमने पढ़ा था स्टूडेंट, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन, स्टिमुली यानी मैसेज फराहम करते हैं. सो उस रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन की मैसेज की वजह कर रिस्पॉन्स करना बाय द हेल्प ऑफ सेल्स, वो सेल हमारे पास होते हैं लिविंग सेल. नाउ ये हमारे पास लिविंग सेल्स यानी कि जो कैपेबल हो परफॉर्मिंग वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. बट अगर हम बात करें कि ये लिविंग सेल होते कहाँ पर हैं, लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, सो लिखा है लिविंग सेल्स कंटेन वेरियस ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर. अब ये लिविंग सेल कुछ वेरियस ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि द न्यूक्लियस के अपनी लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया अपनी न्यूक्लियस, इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिविंग सेल्स होते हैं, अपने डीएनए होते हैं. सेल मेम्ब्रेन which work together to maintain the cell function. अब ये तमाम स्ट्रक्चर और ये तमाम ऑर्गेनल्स जिनके अपने अपने लिविंग सेल हैं, ये मिलकर वर्क करते हैं टुगेदर एक साथ, ताकि वो मेंटेन कर सकें सेल फंक्शन को. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म की. ठीक है, जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है.
सो प्रोटोप्लाज्म जेल लाइक सेमी फ्लूइड, अब ये एक सेमी फ्लूइड है, जेल लाइक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनसाइड होता है सेल के, दैट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। अब अगर आपसे वन वर्ड कोई पूछे प्रोटोप्लाज्म क्या है, पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। सो वन वर्ड अगर आपको डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। किस तरीके से, देखो हमारे पास यहाँ पर है एक सेल, राइट, सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दरमियान में जितना हिस्सा है जेली लाइक फ्लूइड है, सब्सटेंस है, दे कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सही। ये हमारे पास आ गया साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। अब चाहे वो कोई सा भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अगर हम देखें तो वो हमारे पास कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, सही है। सो ये जो हमारे पास जेली लाइक फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, इस जेली लाइक फ्लूइड साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सही है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मजीद डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। सो बेसिकली साइटोप्लाज्म हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनल होते हैं। बट अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, सो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली हाउस है, ऐसी जगह है जहां पर एसेंशियल एंजाइम, आयंस और बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एंजाइम, आयन और बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं लाइफ प्रोसेस को, ठीक है। हम बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल की, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि बायोमोलिक्यूल है कहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म है क्या, प्रोटोप्लाज्म एक जेल लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास, एंजाइम, आयंस एंड बायोमोलिक्यूल जो कि सपोर्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस को। और अगर वन वर्ड पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो दैट इज द प्लस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के करीब वाली जो लेयर है, करीब वाला हिस्सा है, वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस है, सही है। अब ये तो हमें समझ आ गया। नाउ एक फंक्शन रहता है प्रोटोप्लाज्म का, उसे भी देख लेते हैं। लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हाउसेस एसेंशियल कंपोनेंट। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के। अब यहाँ पर एंजाइम, आयन और बायोमोलिक्यूल मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वर्क परफॉर्म कर रहा है, तभी तो इसने बायोमोलिक्यूल, एंजाइम और आयन को जगह दी हुई अपने पास रखा हुआ है, सही। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है प्रोटोप्लाज्म। सो हमने डिस्कस किया जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल को। सो बायोमोलिक्यूल में हमने डिस्कस किया बायोमोलिक्यूल है क्या, बायोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जो बायोमोलिक्यूल को बनाते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। लिविंग सेल क्या होता है हमने समझा, फिर हमने समझा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, सही। नाउ स्टूडेंट अब हम अपने आगे जो फर्दर हेडिंग्स है उनको डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब हम सीखेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल को किस तरह तोड़ा जाता है या किस तरह बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल होता क्या है, सही। तो हम समझते हैं मैक्रोमोलिक्यूल को। मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर दे बोथ आर सेम, यानी कि आप इसे मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं और पॉलीमर भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लेक्चर को नोट डाउन कर सकें। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर होता क्या है। सो बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर बेसिकली एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं which form the structure and carry out activities of the cell, यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। यानी किसके स्ट्रक्चर को, बेसिकली हमारे पास बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि बायोमोलिक्यूल को बनाते हैं और साथ ही बहुत सी सेल एक्टिविटीज को कैरी कर रहे होते हैं, सही। इसके अलावा दे आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर होते हैं स्टूडेंट, वो लार्ज इन साइज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सही है। तो आपने मैक्रो और माइक्रो सुना होगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब जो माइक्रो से बड़ा हो, सही। सो ये
हाई होते हैं यानी कि हाईली ऑर्गेनाइज, और लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज इन साइज और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, सही है। हम बात कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल की, सही है। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर जो कि बना रहे हैं बायोमोलिक्यूल को, सो ये भी तो किसी ना किसी चीज से बनकर आए होंगे। सो हमारे पास बेसिकली पॉलीमर बनता है मोनोमर से, सही। इसके नाम को देख के आपको समझ आएगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे यूनिट्स। मोनो का मतलब होता है एक, मर्स का मतलब होता है यूनिट, सही है। सो मोनोमर यानी एक यूनिट, पॉलीमर यानी बहुत सारे यूनिट। तो जब मोनोमर आपस में मिलेंगे सो वो पॉलीमर को बनाएंगे, सही। यानी माइक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे तो वो मैक्रोमोलिक्यूल को बनाएंगे। माइक्रोमोलिक्यूल और मोनोमर ये एक ही चीज का नाम है, मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर ये एक चीज का नाम है, सही है। सो माइक्रो से मिलेगा तो मैक्रो बनाएगा, मोनोमर मिलेंगे पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। अच्छा, मोनोमर की डेफिनेशन क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल द सब यूनिट ऑफ पॉलीमर। बेसिकली ये क्या कहलाता है? सब यूनिट कहलाता है, किसका? पॉलीमर का। अच्छा, इसको मजीद क्लियर समझते हैं इस टेबल से। देखो हमारे पास जो पॉलीमर है वो क्या है? बेसिकली बायोमोलिक्यूल है, सही। पॉलीमर किससे बन रहा है? मोनोमर से, जो कि है इसका यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कुछ न्यूक्लिक एसिड है, सही। ये अभी हमने पढ़ा ना बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। जो बायोमोलिक्यूल वो होते हैं जो कुछ एसेंशियल और वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को देखें, यानी कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर के हम मोनोमर को यानी यूनिट को देखें, सो बेसिकली इसका यूनिट होता है मोनोसैकेराइड। ये आपने याद रखना है, आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में ये टेबल बने हुए। सो बेसिकली मोनोसैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन का जो हमारे पास मोनोमर होता है वो होता है इमाइनो एसिड। लिपिड का जो होता है वो ग्लाइसोरोल और फैटी एसिड होता है। अच्छा, लिपिड की जो कि टाइप है हमारे पास वैक्सेस, फोस्फोलिपिड, ठीक है, टर्पोनॉइड्स। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, अपनी टाइप्स के ऊपर। यानी अगर लिपिड को हम देखें तो लिपिड ग्लाइसोरोल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है, सही। अब अगर हम टर्पोनॉइड्स को देखें तो टर्पोनॉइड्स में हमारे पास ग्लाइसोरोल, फैटी एसिड और उसके साथ ही कुछ आइसोप्रोनाइड्स यूनिट भी शामिल होते हैं, सही है। तो ये अपनी टाइप के लिहाज से इनके मोनोमर्स होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के, तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के लिए और राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए के लिए, सही। सो ये इसके क्या है? यूनिट है, यानी मोनोमर है। इसी तरह कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का देखें तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल लगते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जब हम इन डिटेल समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है क्या। अब जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है उसको बनाने के लिए भी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल लग रहे हैं, सही। सो ये हमारे पास है स्टूडेंट मोनोमर, ठीक है। इस मोनोमर से मिलके बनते हैं पॉलीमर, सही है। यानी अब यहाँ पर एक और चीज है स्टूडेंट, वो ये कि इन मोनोमर को जोड़ के रखने के लिए भी तो किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, सही। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कुछ बिस्किट ऐसी देखी है जो लेयर्ड वाली होती है, क्रीमी बिस्किट होती है, ठीक है। देखो कुछ बिस्किट्स ऐसी होती हैं जैसे मैरी बिस्किट, कैंडी, गाला, एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। अब इन बिस्किट्स में क्या होता है? ये सिंगल बिस्किट है, राइट, देयर इज नो क्रीम इनसाइड, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास कुछ बिस्किट्स ऐसी हैं जिनमें क्रीम होता है, लेयर होती है। सो एक लेयर बिस्किट की, देन क्रीम या चॉकलेट, उसके बाद जैसे प्रिंस बिस्किट है, प्रिंस बिस्किट में आपके पास बिस्किट है, देन उसकी लेयर है चॉकलेट की, फिर बिस्किट है, सही है। अब उन दोनों बिस्किट्स को जोड़ के किसने रखा है? उस क्रीम ने, उस चॉकलेट ने, लेयर ने। एज यूजुअल मोनोमर को कार्बो यानी कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनाने के लिए किसी ना किसी बॉन्ड की या लिंकेज की जरूरत तो पड़ेगी, सही है। सो वो लिंकेज और बॉन्ड है क्या, उसे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि लिंकेज की डेफिनेशन क्या है, तो बिस्किट की एग्जाम्पल आपने नहीं देनी है, आपने डेफिनेशन बतानी है। और लिंकेज की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? That is chemical bond that connect similar unit to form larger component complex structure। यानी हमारे पास लिंकेज
क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है, जो कि कनेक्ट करके रखता है सिमिलर यूनिट को, ताकि वो बना सके लार्जर यूनिट, कॉम्प्लेक्स यूनिट या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे इमाइनो एसिड ये क्या है? मोनोमर है। सो इमाइनो एसिड मिलके बनाएगा प्रोटीन को। अब इमाइनो एसिड और इमाइनो एसिड के दरमियान कुछ ना कुछ लिंकेज या बॉन्ड मिलेगी जो उसे जोड़ेगा, देन फिर प्रोटीन बनेगा। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन से बायोमोलिक्यूल के लिए कौन से लिंकेज लगते हैं। सो बात करें अगर प्रोटीन की, सो इमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड होगा बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सही, जैसे प्रिंस बिस्किट के अंदर चॉकलेट की लेयर होती है, सो इमाइनो एसिड के साथ ज्वाइंट होगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो फिर वो बनाएगा प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे पास शुगर इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है हमें नहीं पता, जब हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे तो मैं साथ साथ लिंकेज बताऊंगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने शुगर लिखा है। सही है। सो हमारे पास सिंपल शुगर के साथ लिंक्ड होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब मिलेगा सिंपल शुगर के साथ तो वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के साथ कौन सी बॉन्ड लगेगी? लिंकेड बॉन्ड जो हमारे पास लिंक्ड जो होगी वो होगी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो फिर वो बनाएगा किसको? न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, इसके अलावा लिपिड जो हमारे पास है, लिपिड का मोनोमर होता है ग्लाइसोरोल और फैटी एसिड। अब ग्लाइसोरोल और फैटी एसिड के साथ कौन सी बॉन्ड जुड़ेगी? ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड जुड़ेगा तो वो बनाएगा लिपिड को। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सीसी बॉन्ड भी, ईस्टर बॉन्ड के साथ लिखा है सीसी बॉन्ड। वो मैंने क्यों लिखा है? इसकी टाइप की वजह कर, क्योंकि लिपिड में आपको पता है वैक्सिस है, उसके बाद फोस्फोलिपिड है, टर्पेनॉइड्स है। सही है, तो ईस्टर बॉन्ड के साथ साथ सीसी लिंकेज भी है। सो बॉन्ड और लिंकेज डिपेंड करेगा कि मोनोमर कौन सा है। सही है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि मोनोमर आपस में जुड़ेंगे किससे? लिंकेज के साथ। इसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं। सही, अगर बॉन्ड लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। तो बॉन्ड और लिंकेज के साथ जुड़ेगा तभी तो बनाएगा। सही, दो चीजों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमें बीच में दरमियान में मीडियम तो चाहिए ना, ताकि वो उसको जोड़े। तो इस तरीके से इन जो मोनोमर है उनको जोड़ेगा कौन? लिंकेज जोड़ेंगे। हर मुख्तलिफ मोनोमर के लिए मुख्तलिफ लिंकेज है, वो उसके साथ जुड़ेगा तो मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल बनाएगा। सही, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट पॉलीमर, मोनोमर एंड लिंकेज। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक टॉपिक। हम बात कर रहे थे बेसिकली कि मैक्रोमोलिक्यूल को बनाया किस तरह जाता है और तोड़ा किस तरह जाता है। बनाने या तोड़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैक्रोमोलिक्यूल है क्या। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल बेसिकली है क्या। मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर दी बोथ आर सेम। मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर यानी बायोमोलिक्यूल। सही है, अब बात करते हैं इनको बनाना या तोड़ना कैसे। सो द प्रोसेस जिसकी मदद से हम मैक्रोमोलिक्यूल यानी किसी बायोमोलिक्यूल को बनाएंगे दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके पेपर में भी, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंडेंसेशन प्रोसेस है क्या? इज अ रिएक्शन। कंडेंसेशन प्रोसेस एक रिएक्शन है जहां पर दो मॉलिक्यूल बनाएंगे एक लार्जर मॉलिक्यूल को एंड रिलीजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ H2O मींस वाटर। सही, यानी कि कंडेंसेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे एक लार्ज मॉलिक्यूल को, यानी दो मोनोमर जुड़ेंगे और एक पॉलीमर को बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, सो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी। सो जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा सो हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज भी बोलेंगे। गॉट इट? अच्छा, सो ये हमारे पास हो गया कंडेंसेशन कंप्लीट। नाउ बात करें हाइड्रोलाइसिस की। सो हाइड्रोलाइसिस इज द प्रोसेस व्हिच ब्रेक डाउन द बायोमोलिक्यूल, यानी जो पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ेगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन देखो,
लिखा है इज अ रिएक्शन वेयर मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन, टूटेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल में। सही है। उसके आगे लिखा है दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर कंपोनेंट। आप इसको और करके लिख लो, दोनों डेफिनेशन ही है, और करके लिख लो, ठीक है, या तो ये वाली या तो ये वाली। अगर शॉर्ट नोट की सूरत में आए तो थोड़ा सा आप मजीद बताइएगा। वन लाइन डेफिनेशन आए, जस्ट लिखा वो डिफाइन, तो फिर इतनी डेफिनेशन इनफ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था हमारे पास, प्रोसेस था टू सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल एंड टू ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर है क्या, यहाँ पर हमने समझा। मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर बनते हैं मोनोमर से, अपने यूनिट से, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट लिंकेज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे इस पहले चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर का जिक्र किया गया है, क्योंकि हम सेल को पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, सो वाटर को पढ़ना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर जो है अप टू 60 to 70 to 90% जो है वो हमारी सेल के अंदर है। सही है। और इसके अलावा वाटर प्ले कर रहे हैं डिफरेंट रोल इन डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कंपोनेंट है दैट इज वाटर, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली फॉर्म 70 to 90% ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर 70 to 90% होता है। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब तकरीबन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, वाटर की मौजूदगी में होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन। वाटर टेक पार्ट करता है बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस में। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो है वो वाटर है हमारे पास। सही है। सो वाटर प्ले करता है डिफरेंट वाइटल रोल इन डिफरेंट रिएक्शन। वाटर एक अबंडेंट कंपोनेंट है सेल का, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% हमारा सेल बनता है वाटर से। सो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ साथ ही इसका कुछ स्ट्रक्चर भी बताया गया है इसी पैराग्राफ में। So, अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप किस तरह लिखोगे? वाटर फर्स्टली एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। अब अगर ये इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वाटर कंपोज्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर वाटर को बनाते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सही। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियली चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियली चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसी पार्शियली डिफरेंट चार्ज की वजह कर हम वाटर को पोलर नेचर कहते हैं, यानी वाटर हमारे पास पोलर नेचर है। सही। साथ ही लिखा है कि द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब हमारे पास ये जो सेपरेशन है किसकी, इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ये कहलाता है डाइपोल। तो अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल क्या है, डाइपोल इज द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का होना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो वो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाएगा डाइपोल, ठीक है। अच्छा, वाटर क्या है, पोलर इन नेचर है, याद रखना है। इसके बाद लिखा है which give water molecule very important property। अब वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल होना ये वाटर मॉलिक्यूल को मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फराहम करता है, यानी चूंकि हमारे पास वाटर एक पोलर नेचर है। सही है। पोलर नेचर है यानी कि हमारे पास लाइक्स, यानी कि जितने पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि ये ज्यादातर रिएक्शन करेगा अपने ही पोलर जैसे। आपने पढ़ा होगा ना लाइक डिसलाइक का फॉर्मूला, कि हमारे पास पोलर पोलर के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा और नॉन पोलर के साथ, राइट। सो यहाँ पर इसी तरीके से यही इसकी जो डाइपोल है, ये डाइपोल नेचर, ये पोलर नेचर इसको फराहम करती है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब उन प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। सही। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ वाटर आपके पास गिवन है। देन
इसका स्ट्रक्चर चूंकि हमारे पास डाइपोल कहला रहा है, डाइपोल होने की वजह कर वाटर को कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, सही है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है उसको समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि फॉर्म कर रही है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, वन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड वन हैज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो जब किसी में पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो चूंकि वो डिफरेंट चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सही है। रिपल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक बॉन्ड बनाती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की दो टाइप्स होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहली कोहेशन, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी टाइप है एडहेशन। एडहेशन मतलब एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेशन का होता है यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, यानी अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर सिमिलर मॉलिक्यूल, चार्ज की बात नहीं करें, मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल, दो सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, कोहेशन होगी, यानी कि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अगर डिसिमिलर है, एक जैसे मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो फोर्स हमारे पास होगी एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो ये पहली प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाटर के अंदर ये सलाहियत होगी कि वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकेगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हीट एनर्जी को हाई अमाउंट में ये एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रख रहा है, क्योंकि ये पोलर नेचर है, सही। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है हाई हीट वेपराइजेशन। इसका मतलब कि वाटर रिक्वायर करेगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, ताकि वो चेंज कर सके अपनी स्टेट को, अपनी फॉर्म को, लिक्विड टू वेपर फेज। जब वाटर लिक्विड से वेपर फेज पे जाता है तो उसको ज्यादा हीट की जरूरत होती है, ठीक है। सो हाई हीट मिलेगी तभी वो वेपर की फॉर्म में चेंज होगा। जब पानी हद से ज्यादा उबल जाता है, ज्यादा हीट मिल जाती है, तो फिर वो वेपर बन के उड़ जाता है, सही। तो हम एक नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मल क्वांटिटी में टेम्परेचर को दे के हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम ज्यादा कर देंगे तो दैट इज वेपराइजेशन, यानी कि ये रिक्वायर करेगा, मांगेगा लार्ज अमाउंट ऑफ, ज्यादा अमाउंट ऑफ। सो ये क्या है, एडवांटेज है, फायदा है, ये प्रॉपर्टीज है सारी, सही है। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है दैट इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है फोबिक निकला है फोबिया से। फोबिया मतलब किसी चीज का डर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर को किस चीज का डर होगा हमारे पास, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। किससे, ऑयल से और फैट से। वाटर मॉलिक्यूल नॉट अलाउड नॉन पोलर सब्सटेंस, यानी वही वाला फॉर्मूला, लाइक और डिसलाइक वाला। पोलर पोलर को करेगा लेकिन पोलर नॉन पोलर को नहीं करेगा। सो अगर वाटर जो है मॉलिक्यूल अलाउ नहीं करेगा नॉन पोलर को, लाइक हमारे पास ऑयल और फैट, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि आयोनाइज करना इनटू हाइड्रोजन आयंस और इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH। तो हमारे पास जब वाटर को हम क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, किस तरह, वाटर कैन डिसएसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव अंडर सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन दी जाएगी तो ये आयोनाइजेशन प्रोसीजर करेगा। नंबर 6 हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज अनमोलियस बिहेवियर, यानी वाटर का यूनिक, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है एट 4 सेंटीग्रेड रेदर देन व्हेन इट्स मोर, जब हमारे पास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये फ्रीज की तरफ जाएगा, राइट। इट इज हाई सरफेस टेंशन, यानी ये आपको एक ऐसी प्रॉपर्टीज, एक ऐसी सिचुएशन और स्टेट दिखा रहा है जिसमें वाटर एक एनॉर्मस बिहेवियर यानी नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा, ठीक है, एक यूनिक बिहेवियर जो है ना वो करेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस पोलर नेचर। सो पोलर नेचर होने की वजह कर, डाइपोल होने की वजह कर वाटर्स में कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है, आयोनाइजेशन और एनोनस बिहेवियर, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट।
सो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था वाटर का, सेपरेट टॉपिक आपको दिया गया है इसी चैप्टर में। नाउ अब हम मजीद इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने पहले बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं जो है कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट की, सो कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड कार्बन, सही है। इसे हम हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन इस वजह कर कहते हैं क्योंकि ये कंटेन करता है ऐसे कार्बन को जो वाटर कंटेनिंग हो, सही है, यानी ये वाटर कंटेनिंग कार्बन को कंटेन करते हैं, इसीलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन या हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लिखा है कि अगर हम इनमें एलिमेंट देखें कि कौन कौन से एलिमेंट है, दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जर्नल फॉर्मूला इज CnH2nOn, सही। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, एक तो ये हाइड्रेटेड कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कंटेन कर रहे हैं वाटर कंटेनिंग कार्बन को। अगर इनके एनिमल को देखें, हम इनके एलिमेंट को देखें, तो ये कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। जर्नल फॉर्मूला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का होता है CnH2nOn, यानी n जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है, ये n जो है, वेयर एज n इज होल नंबर, n रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को, यानी यहाँ पर नंबर आएगा, क्वांटिटी आएगी कार्बन की, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की, सही है। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और कार्बन जो होता है उसका डबल होता है हाइड्रोजन। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C6 यानी कार्बन की तादाद यहाँ पे 6 है, ठीक है। O6 हमारे पास यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी तादाद 6 है, और H12 यानी हाइड्रोजन की तादाद 12 यानी 12 है। तो बेसिकली हमारे पास C6H12O6, सो ऑक्सीजन और कार्बन सेम है और इन दोनों का डबल है हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास हाइड्रोजन डबल होता है इन दोनों का, सही। अच्छा, इसके अलावा बात करें अगर हम इनके नाम की, तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू द IUPAC, ये IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया है एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड, कि हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो कार्बोनल है यहाँ पे, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स के ग्रुप है, सही। सो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का नाम। सो ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू IUPAC एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नाम रखा है। नाम रखा क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड, जिसमें से कार्बोनल यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की, कि कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से हासिल किया जा रहा है, सो कार्बोहाइड्रेट को हम हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट से, साथ ही सम बायोमॉलिक्यूल एलिमेंट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है। सो बायोमॉलिक्यूल के लिए कुछ मेनली 6 बायो एलिमेंट होते हैं। सो पहला हम इसे बायो एलिमेंट से हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा हम इसे हासिल करेंगे प्लांट से, क्योंकि प्लांट के अंदर मेजर कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी सेल्यूलोज की अगर हम बात करें, सो सेल्यूलोज से बना होता है हमारे पास सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है। सो हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को वहां से भी हासिल कर सकते हैं, बट मेनली अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल्स में, सो कुछ बायो एलिमेंट है जो कार्बोहाइड्रेट को बना रहे होते हैं। सो ये हो गया इसका सोर्स। अगर हम बात करें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक की, सो दे आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में, जायके में बहुत मीठा होता है। Therefore they called saccharide, इसीलिए हम इसे सैकराइड और सक्राम कहते हैं। Also called sugar, इसे हम शुगर भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब ही शुगर होता है, सही है। तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इन्हें पाया कहाँ से जाता है, ये तो सोर्स है हासिल करने का, लेकिन मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता कहाँ पर है? सो फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ठीक है। सच एज जैसे कि सेल्यूलोज इन प्लांट सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज। स्टार्च इन ग्रीन्स, स्टार्च यानी कि जो दालों में हमें मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ट्यूबर्स, शुगर केन, ETC प्लेज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल इन लाइफ।
अब कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चरल रोल है। कार्बोहाइड्रेट हमें जो है एनर्जी फराहम कर रहा है, साथ ही सपोर्ट भी फराहम कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का नाम, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की। सो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, अच्छा क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर होती है? क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम की, यानी कार्बन एटम की तादाद कितनी है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए हैं, 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला हमारे पास है मोनोसैकेराइड, दूसरा पॉलीसैकेराइड, तीसरा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की स्टूडेंट, सो दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि 1 शुगर एटम इससे मौजूद होता है। 1 हमारे पास क्या मौजूद होता है? शुगर, इसलिए ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑफन कॉल्ड सिंपल शुगर, हम इन्हें सिंपल शुगर भी कहते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये मजीद तोड़ा नहीं जा सकता इनटू मोर सिंपल शुगर, क्योंकि पहले ये एक है, सिंपल है, तो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन? मोनोसैकेराइड। ना उसके अलावा लिखा है स्टूडेंट कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड, ये हमारे पास सारी इसकी एग्जाम्पल है, सही है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज आर दी एग्जाम्पल इंक्लूड इन मोनोसैकेराइड, सही। मोनोसैकेराइड आर द बेसिक यूनिट दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड हमारे पास बेसिक यूनिट है, सही है। हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में, टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर का, तो वहां हमने मोनोमर को समझा और उनके लिंकेज को समझा। तो हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है? मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जब बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, तो वो बनता है कार्बोहाइड्रेट। सो यहीं पे ये बात लिखी है कि मोनोसैकेराइड एट द बेसिक यूनिट है किसका? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, सही, क्लियर। अच्छा, उसके बाद लिखा है हमारे पास स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड। तो अगर हम पॉलीसैकेराइड्स को देखें, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड्स एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, सही। पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी एक से ज्यादा। कंपोज्ड ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंकेड टुगेदर इनटू चेन ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर। अब देखो, पॉलीसैकेराइड एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं, यानी ये सिंपल शुगर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स होने की वजह कर इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रांच के फॉर्म में भी होता है और चेन की फॉर्म में भी होता है, सही। आगे लिखा है पॉलीसैकेराइड सर्व्स वेरियस फंक्शन। पॉलीसैकेराइड बहुत मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, सच एज एनर्जी स्टोरेज, जैसे कि एनर्जी को स्टोर करना। अब किस तरीके से? एग्जाम्पल, स्टार्च इन प्लांट, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, काइटिन, ये तमाम पॉलीसैकेराइड्स के टाइप है, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड्स के शुगर्स हैं, सही है। तो अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च प्लांट के अंदर जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं? स्टोरेज कर रहे होते हैं एनर्जी को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से शुगर हैं जो एनर्जी को स्टोरेज करते हैं प्लांट के अंदर, सो वो हमारे पास है स्टार्च। और अगर पूछा जाए वो कौन से शुगर हैं जो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं एनिमल्स के अंदर, दैट इज ग्लाइकोजिन, सही है। ग्लाइकोजिन जो है ना, ये क्या कर रहे होते हैं? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्टोरेज, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी स्टोरेज प्रोड्यूस करते हैं, स्टोरेज तो कर रहे हैं किसकी? एनर्जी की, सही। अच्छा, उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात करें, क्या हमें ये तो समझ आ गया एनर्जी फराहम करेगा ग्लाइकोजिन एनिमल्स के अंदर और स्टार्च फराहम करेगा प्लांट के अंदर, बट सपोर्ट कौन फराहम करेगा? सो अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात करें, सो हमारे पास सेल्यूलोज सपोर्ट फराहम करेगा प्लांट को, इसीलिए आपने देखा सेल वॉल कंप्लीटली कंपोज्ड होता है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज हमारे पास बेसिकली सहारा फराहम कर रहा होता है, सपोर्ट फराहम कर रहा होता है प्लांट के सेल को, सही। सो प्लांट सेल में जो सपोर्ट फराहम करता है वो सेल्यूलोज होता है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड को सपोर्ट फराहम करता है काइटिन,
ठीक है, काइटिन इज अ शुगर ऑफ पॉलीसेकेराइड, सही। तो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है। बुक में आपको इन डिटेल डेफिनेशंस दी गई है, तो आप डेफिनेशंस तो याद कर लोगे क्योंकि आप पढ़कर आ चुके हो ये चैप्टर। बट यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज पॉइंट, क्योंकि हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसी तरीके से टॉपिक को लेके चलेंगे, सही। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टोरेज के हवाले से या सपोर्ट के हवाले से तो आप इजिली बता सकते हो, सही है। स्टार्च जो है ना वो स्टोरेज करेगा एनर्जी की प्लांट में, जबकि ग्लाइकोजन क्या करेगा, स्टोरेज करेगा एनर्जी की एनिमल्स में। सपोर्ट की बात कर लो तो हमारे पास सेल्यूलोज सपोर्ट फराहम करेगा प्लांट में, काइटिन सपोर्ट फराहम करेगा, काइटिन सपोर्ट फराहम करेगा आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है ना वो क्या है, क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, सही। अब तीसरी क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू यानी कि कुछ, मोनो का मतलब वन, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मेनी, ओलिगो मतलब कुछ, यानी कि देयर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ शुगर, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि 3 से लेके 10 तक, ठीक है, 3 से 10 तक। दे कैन बी हाइड्रोलाइज, अब चूंकि ये कुछ अमाउंट में है, बिल्कुल कम नहीं है, सो ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन इन हेल्थ गट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा मजीद कुछ फंक्शन है जो कि ओलिगोसैकेराइड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ एनर्जी फराहम करने, ना सिर्फ सपोर्ट फराहम करने, बल्कि मुख्तलिफ फंक्शंस ऑफ लाइफ में वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट थी और ये उसकी क्लासिफिकेशन थी। अब हम डिस्कस करते हैं अपने अदर बायोमॉलिक्यूल को। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अदर बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन की, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट प्रोटीन की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि लेक्चर नोट कर सकें। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रोटीन की, वेरी फर्स्ट प्रोटीन आर लार्ज बायोमॉलिक्यूल। प्रोटीन एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल है जो कि कंपोज्ड होता है इमाइनो एसिड से, ठीक है। एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। प्रोटीन बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही ज्यादा एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए और रेगुलेशन के लिए बॉडी के सेल्स को, टिश्यू को और ऑर्गन को। तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन मुख्तलिफ तरीके से रोल प्ले करता है इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि अगर हमारी बॉडी को या टिश्यू को बनना हो या सेल्स की कुछ एक्टिविटी हो या ऑर्गन्स को बनना हो, तो उसके लिए प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी कि उन एलिमेंट की जो प्रोटीन को बना रहे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो बेसिकली स्टूडेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये वो कंपाउंड है जो प्रोटीन के अंदर शामिल होते हैं, यानी इनसे मिलकर प्रोटीन बनता है, ठीक है। समटाइम दे कंटेन सल्फर आल्सो, कभी कभार इनमें सल्फर भी शामिल होता है, सही। अच्छा, लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन लार्ज पोर्शन दे आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजियस बेस। अब इस एलिमेंट में हमारे पास नाइट्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह कर हम इन्हें नाइट्रोजियस कंपाउंड भी कहते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि हम किस बायोमॉलिक्यूल को नाइट्रोजियस कंपाउंड कहते हैं, तो प्रोटीन को हम नाइट्रोजियस कंपाउंड कहते हैं। और रीजन क्या है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो होता है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। समटाइम्स सल्फर भी होता है बट नाइट्रोजन होता है और ज्यादा होता है, इस वजह कर नाइट्रोजियस कंपाउंड कहते हैं। आगे लिखा है प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। प्रोटीन जो है वो टिश्यू को बनाता है, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। सो प्रोटीन रोल प्ले करता है टिश्यू को बनाने में भी, सही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में, मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के कई हिस्सों में प्रोटीन होता है। मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेड बाय प्रोटीन सच एज नेल्स, हेयर्स एंड फीदर्स, यानी जितने भी एव्स हैं यानी बर्ड्स हैं उनके जो पर हैं वो प्रोटीन से बने, फीदर्स प्रोटीन से बने।
नील्स, हमारे नाखून केराटिन प्रोटीन से बने, हमारे हेयर्स में केराटिन प्रोटीन शामिल है, ठीक है। अगर इसके सोर्स की बात करें कि प्रोटीन को कहाँ से हासिल किया जा रहा है, तो इसका सोर्स होता है मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें, सही है। सो प्रोटीन को हम हासिल करते हैं गोश्त से, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, बट हमारे पास जो बीफ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, सही। लेकिन अगर हम बात करें मटन की, सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन मटन, ठीक है। सो मीट में, फिश में, मछलियों में, फिश के ऑयल में, फिश के एग्स में, मिल्क में और साथ ही पल्सेस में, दालों में। अच्छा, एग्स में भी जो है ना वो क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन के एक अच्छा खासा पोर्शन मौजूद होता है, सही है। सो ये हमारे पास हो गया सोर्स प्रोटीन का, सही। अब अगर हम बात करें इमाइनो एसिड की एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, हमें पता है इमाइनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का, यानी प्रोटीन इमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। सो हम थोड़ा इमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। इमाइनो एसिड बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट सर्व एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी ये हमारे पास इमाइनो एसिड एज अ फंडामेंटल ब्लॉक है। अगर इमाइनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, सही। सो ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इमाइनो एसिड कांस्टेंट करता है सेंट्रल कार्बन को, यानी कांस्टेंट इमाइनो एसिड में जो तादाद होती है, बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल हमारे पास कार्बन एटम मौजूद होता है। नाउ बाउंडेड टू एन इमाइनो ग्रुप, अच्छा सेंट्रल कार्बन के साथ कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यानी इमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली उनके सेंटर में तो हमें कार्बन दिखता है, लेकिन उसके एतराफ इर्द गिर्द हमें कुछ ग्रुप्स नजर आ रहे होते हैं। सो उन ग्रुप को अगर समझे तो एक ग्रुप हमारे पास होता है NH2 का, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कार्बोहेक्सिलिक ग्रुप COOH है। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है एंड अ साइड चेन R ग्रुप। R मतलब रेडिकल ग्रुप, जिसमें कुछ वेरियस डिफरेंट इमाइनो एसिड अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास कार्बन सेंट्रल है, उसके दरमियान में हमारे पास COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देन NH2 है हमारे पास और साथ ही R यानी रेडिकल ग्रुप, जिसमें कुछ दूसरे इमाइनो एसिड अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इमाइनो एसिड। सो प्रोटीन हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, सही है। प्रोटीन जो है बनता है इमाइनो एसिड से, इसका मोनोमर है इमाइनो एसिड। नाउ अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, सो वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली ये वो प्रोटीन है जिनकी लॉन्ग चेंज होती है और ये एक्सटेंड शेप होते हैं। इनके शेप को हम सेकेंडरी शेप कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी जो हमारे पास शेप्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ये सेकेंडरी शेप का होता है, सही है। इसके अलावा लिखा है दे आर ऑफ्टन इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है वाटर में एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू टिश्यू। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट फराहम करता है किसको, टिश्यू को, और स्ट्रेंथ फराहम करता है, ठीक है। यानी कि टिश्यू को सपोर्ट और स्ट्रेंथ फराहम करता है फाइब्रस प्रोटीन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में है कोलेजन और केराटिन प्रोटीन। हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन रखते हैं अपने पास एक स्फेरिकल शेप को, यानी ये कॉम्पैक्ट होते हैं स्फेरिकल शेप में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये बेसिकली आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास होमोग्लोबिन जो है, अब ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सही है। आगे लिखा है दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, जो कि प्ले कर रहे होते हैं एंजाइमेटिक रोल को, ट्रांसपोर्ट और इमाइनो रिस्पॉन्स, यानी कि इनका काम था, फाइब्रस प्रोटीन का काम था कि ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ फराहम कर रहे थे टिश्यू को, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, इमाइनो में रिस्पॉन्स करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल है एंजाइम, एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन, सही है। सो हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल है किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन की, ये याद रखिएगा, सही है।
सो ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था किसका, प्रोटीन का। सही है, प्रोटीन हमारे पास किस तरीके का बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किस तरह हम प्रोटीन को हासिल करते हैं, सोर्स क्या है, प्रोटीन किस चीज से बनता है, यानी उसका मोनोमर क्या है, मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। सही है, अब यहाँ पर मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह उस टास्क को लाजमन मुकम्मल करना है, क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। सही है, टास्क बिल्कुल छोटा सा है, वो ये कि आपके फर्स्ट ईयर की बुक में, क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक से डिस्कस कर रहे हैं, सो वहां पर आपको ना प्रोटीन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बताया गया, यानी लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड लिस्ट ऑफ फंक्शन प्रोटीन बताया गया। सो उस दोनों लिस्ट को, उन दोनों टेबल को आपने अच्छे से पढ़ना है। सही है, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन को और लिस्ट ऑफ फंक्शन प्रोटीन को अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना मत, डिले मत करना, ठीक है, आप एक बार जस्ट उसको पढ़ना। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है और साथ में उसका फंक्शन बताया गया है, और अगर जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर, तो लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ ऐसा टास्क, ताकि आप उसको एक बार रीडिंग कर लें, जस्ट रीडिंग करना है, ठीक है, बाकी इन डिटेल मैंने आपको जो चीजें थी वो बता दी हैं। सही है, सो आप उसको लाजमन रीडिंग कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। आज का लेक्चर है तो आज का टास्क आज के लेक्चर के साथ ही मुकम्मल करना है। सही है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने मजीद बायोमोलिक्यूल्स को। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने अदर बायोमोलिक्यूल्स को, जिसका नाम है लिपिड्स। ठीक है, सो हम लिपिड को इन डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्टली यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ताकि आप अपने नोट्स बना सको। सही है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लिपिड को। सो स्टूडेंट, लिपिड बेसिकली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिपिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सारे अब तक जो हमने डिस्कस किए हैं, दे ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बायोमॉलिक्यूल है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बने। सही है, सो लिपिड हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि इंक्लूडेड है फैट, ऑयल एंड वैक्सेस में, यानी कि फैट, ऑयल, वैक्सेस एंड फोस्फोलिपिड, दे ऑल आर द ग्रुप ऑफ लिपिड। हमारे पास ये क्या है, कॉमन ग्रुप है, नोन फॉर देयर रोल इन एनर्जी स्टोरेज। अब इन तमाम ग्रुप ऑफ लिपिड को जाना जाता है उनके रोल से, यानी अगर हम बात करें फैट्स की, ऑयल की, वैक्सेस की या फोस्फोलिपिड की, सो ये तमाम कॉमन लिपिड्स हैं और इन लिपिड को जाना जाता है इनके रोल से, इनके फंक्शन से। ठीक है, जैसे हर इंसान को उसके काम से पहचाना जाता है, ठीक है, कि ये शख्स ये काम करता है, ये काम करता है, तो इंसान अपने काम से, अपने किरदार से पहचाना जाता है। एज यूजुअल लिपिड भी इसी तरह है। सही है, तो ये एग्जाम्पल इसलिए दी है ताकि आप अब जो आप जिस तरह आपकी क्लासेस बढ़ रही है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपने हर चीज के लिए रेडी रहना है। राइट, सो अब हमारे पास लिपिड पे दोबारा आ जाते हैं। देखो, लिपिड के जो ग्रुप्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन से जाने जा रहे हैं। सो अब एक एक करके हम इनके फंक्शंस को भी देखेंगे। सही, अब बात करते हैं लिपिड की, कि लिपिड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन है। लिपिड बेसिकली एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया था लिपिड बाइलेयर को, वहां पे फोस्फोलिपिड है। अब डजंट मैटर कि वहां पे फोस्फोलिपिड है, वैक्स या कुछ भी है तो लिपिड ना, क्योंकि ये सारे कॉमन है, किसके ग्रुप है, लिपिड के। सो बेसिकली लिपिड बेसिकली फरहान क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। सही है, दूसरी चीज, लिपिड सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी लाइक डिसलाइक वाला फॉर्मूला। ये सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट इनसॉल्युबल होगा इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से मिलके बनाए, इसी तरीके से स्टूडेंट लिपिड जो है ना वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। बट यहाँ पर एक चीज रीजनिंग आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है, दैट इज कि ये हमारे पास लेसर रेशियो होता है ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की तादाद, यानी जर्नल फॉर्मूला ऑफ लिपिड में ऑक्सीजन की तादाद बहुत लेसर होती है, उसका रेशियो बहुत कम होता है। कार्बन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है, बट ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ठीक है, ड्यू टू हायर क्वालिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब ऑक्सीजन कम है, विच मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा है। सो हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा होने की वजह कर ये कंटेन करते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेदर देन कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बनिस्बत इनमें ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कम होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन का रेशो कम है तो हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा है। हम लिपिड की बात कर रहे हैं, राइट। सो लिपिड में हाइड्रोजन और कार्बन की कंसेंट्रेशन और उनके एलिमेंट ज्यादा है, सो उनकी एनर्जी लेवल डबल है अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो ये हमारे पास हो गया लिपिड। अब हम बात करें अगर कॉमन ग्रुप ऑफ लिपिड की, यानी इथाइल ग्लाइसरॉल, फैट एंड ऑयल, उसके साथ ही हमारे पास फोस्फोलिपिड, वैक्सेस एंड टर्पेनॉइड्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो अगर हम कॉमन ग्रुप में बात करें इथाइल ग्लाइसरॉल, फैट और ऑयल की, these are ester composed of glycerol and fatty acid। तो सबसे पहले ये किससे बने होते हैं स्टूडेंट, यानी इनका मोनोमर क्या है, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, और ये अटैच होते हैं यानी लिंक्ड होते हैं बाय ईस्टर लिंकेज। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना, यहीं पे हमने डिस्कस किया था कुछ लिंकेज को, मोनोमर लिंकेज के साथ मिलेंगे ना। तो ये भी तो बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, किस तरह बनेगा, मोनोमर लिंकेज के साथ मिलेंगे देन लिपिड बनेगा। ठीक है, जो कि एक बायोमॉलिक्यूल है। सो यहाँ पर हमारा मोनोमर जो है वो ग्लाइसरॉल फैटी एसिड है, विथ लिंकेज क्या है, ईस्टर लिंकेज। सही है, ईस्टर लिंकेज के साथ ज्वाइंट होके ये बनाएगा। सही है। अच्छा, आगे लिखा है दे सर्व एज अ मेजर एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म, आल्सो फंक्शन एज स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसका फंक्शन बताया गया है कि ये सर्व कर रहा है एज अ मेजर एनर्जी, यानी एनर्जी फराहम कर रहा है। सही है, लिपिड हमें एनर्जी फराहम करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा वेट पुट ऑन हो रहा होता है, लिपिड चूंकि ऑयल एंड फैट है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फराहम कर रहा है। ठीक है, डबल ये फराहम कर रहा है, क्यों, देयर इज अ कार्बन एंड हाइड्रोजन और कार्बन है, चूंकि डबल है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, आगे लिखा है दे आर टू टाइप ऑफ इथाइल ग्लाइसरॉल। अब हमारे पास दो टाइप है, हम फैट एंड ऑयल की बात कर रहे हैं। सो फैट हमारे पास सैचुरेटेड है, जबकि ऑयल अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सो इसका डिफरेंसेस आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, वैसे आप पढ़ चुके हो इन डिटेल, इसका डिफरेंसेस एक बार देख लीजिएगा, सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का, दे आर टाइप ऑफ इथाइल ग्लाइसरॉल। सही है। अब बात करते हैं फोस्फोलिपिड की। सो फोस्फोलिपिड बेसिकली लिपिड कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम फोस्फोलिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटेन करता है फॉस्फेट ग्रुप को। जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, फोस्फोलिपिड, राइट। दे आर क्यूरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब यहाँ पर आपको ना क्लियर समझ आएगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो हम पढ़ते हैं फ्लूइड मॉसिक मॉडल में। सो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद होता है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है, जिसमें स्टूडेंट हाइड्रोफोबिक हेड है। हाइड्रोफोबिक मतलब के वाटर हीटिंग, यानी वाटर नहीं पसंद करेगा। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग नहीं होगा। सो इसका टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक हेड होता है। सही है। अब किसके टेल और हेड की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो फोस्फोलिपिड का तो आपको समझ आ जाएगा क्लियर। सही है। अच्छा, अब अलाउ करता है डैम टू फॉर्म लिपिड बाइलेयर। अच्छा, इस तरह क्यों है इसका स्ट्रक्चर, ताकि ये अलाउ कर सके लिपिड बाइलेयर को बनने के लिए। सही। उसके बाद हमारे पास एक अलग ग्रुप है लिपिड का, दैट इज वैक्स। दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये हमारे पास ईस्टर, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड से बना होता है, जो कि लॉन्ग चेन होता है किसका, फैटी एसिड का। दे सर्व एज प्रोटेक्टिव फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वैक्सेस प्रोटेक्शन फराहम करता है, किस तरीके से, देखो फॉर एग्जांपल आपने एप्पल खाया होगा, एप्पल की जो लेयर होती है, अगर हम बिल्कुल रेड एप्पल को देखें, जो फ्रेश एप्पल होता है रेड, सो उसकी लेयर अगर आप एप्पल को वॉश करोगे ना तो आपको उसमें एक शाइनेस नजर आएगी। सही है, उसके ऊपर लेयर होती है वैक्स की। सो वो वैक्स क्यों होता है, वो प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है एप्पल को। सही है। इसी तरीके से जो हमारे पास प्लांट्स है, उनकी लीफ में, उनकी क्यूटिकल्स में वैक्सेस मौजूद होते हैं, जो कि उनको प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। सो वैक्सेस का मेजर रोल है कि वो प्रोटेक्शन फंक्शन फराहम करता है ऑर्गेनिज्म में। सही। अब बात करते हैं टर्पेनॉइड्स की। टर्पेनॉइड एक अलग ग्रुप है किसका, लिपिड का। ये सारे कॉमन ग्रुप हैं। सही। टर्पेनॉइड्स को अगर हम समझें तो यहाँ लिखा है दे आर डाइवर्स क्लास ऑफ लिपिड।
टर्पेनाइड लिपिड की एक डाइवर्स क्लास है। डाइवर्स यानी इसमें मजीद कुछ क्लासेस निकलती हैं, इसमें मजीद कुछ ग्रुप ऑफ टर्पेनॉइड्स हैं, जैसे हमारे पास टर्पेन्स, स्टीरॉइड, कार्टेनॉइड एंड फ्रेस्टोग्लैंडियस। ये हमारे पास कंप्लीट क्लास है टर्पेनॉइड्स की। और टर्पेनॉइड्स खुद किसकी क्लास है? लिपिड की। सही है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास अगर बात करें हम मजीद इसके बारे में, तो लिखा है फ्रॉम आइसोप्रोनाइड यूनिट। ये किससे बना होता है? आइसोप्रोनाइड यूनिट से बना होता है, यानी इनकी जो लिंकेज है वो आइसोप्रोनाइड यूनिट है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, जब हम लिंकेज को डिस्कस कर रहे थे। सो हमारे पास लिपिड जो है उनकी कॉमन ग्रुप्स के डिफरेंट लिंकेज हैं। जैसे हमारे पास ईस्टर लिंकेज के साथ सीसी लिंकेज है, आइसोप्रोनाइड लिंकेज है। सो ये सारे लिंकेज जो है ना किसके साथ होंगे? डिफरेंट कॉमन ग्रुप के साथ लगेंगे। सही है। अच्छा, और इनका जो मोनोमर है वो क्या है? फैटी एसिड और ग्लाइसोरोल। ठीक है। आगे लिखा है दे हैव वेरियस टाइप। इनके पास कुछ वेरियस टाइप होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब जो टर्पेनॉइड्स की वेरियस टाइप है वो इनके फंक्शन के लिहाज से होती है। सही। अच्छा, पहली टाइप हमारे पास है टर्पेन्स। तो टर्पेन्स को समझते हैं। टर्पेन इज अ टाइप ऑफ टर्पेनॉइड। ठीक है, ये क्लास है टर्पेनॉइड की। टर्पेन बेसिकली सेंट यानी जो हमारे पास फ्रेग्रेंस होता है, यानी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो कौन फराहम करता है? टर्पेन्स। ठीक है। इसके अलावा स्टीरॉइड, स्टीरॉइड यानी हार्मोन सिंथेसाइज, हार्मोन को सिंथेसाइज करने वाले जो हमारे ग्रुप है दैट इज स्टीरॉइड। कार्टेनॉइड यानी पिगमेंट, जो डिफरेंट कलर फराहम कर रहे होते हैं प्लांट्स को। ठीक है। इसके अलावा फ्रेस्टोग्लैंडियस यानी रेगुलेटिंग इन्फ्लेमेशन। आपने एस्पिरिन का नाम सुना होगा, दैट इज फ्रेस्टोग्लैंडियस। सो ये हमारे पास वेरियस क्लास थी, वेरियस टाइप थी टर्पेनॉइड की। टर्पेनॉइड खुद कॉमन ग्रुप है, कॉमन क्लास है लिपिड की। ठीक है। लिपिड हमारे पास बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, एसेंशियल मॉलिक्यूल है। लिपिड के पास डबल एनर्जी पावर होती है रेदर देन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी होती है कार्बन की हाइड्रोजन की डबल होती है और ऑक्सीजन का रेशियो कम होता है। सही। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। लिपिड के मोनोमर क्या होते हैं याद रखिएगा, लिपिड का लिंकेज क्या होता है याद रखिएगा। सही। और साथ ही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस। सो ये हमारे पास कंप्लीट होता है लिपिड। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मजीद बायोमॉलिक्यूल्स को। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड लास्ट बायोमॉलिक्यूल को। सो हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट बायोमॉलिक्यूल जो है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल है जो कि एसेंशियल है फॉर ऑल नो फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट एस्पेक्ट से बायो न्यूक्लिक जो हमारे पास एसिड है यानी बायोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, ये एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से? सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इन्हें आइसोलेट यानी इंट्रोड्यूस किसने करवाया। सही है। तो अगर इनके इंट्रोडक्शन को देखें तो हमारे पास फ्रेडरिच मेशर अ स्विस फिजिशियन। अब हमारे पास एक स्विस के फिजिशियन है, फिजिशियन मतलब डॉक्टर है, जिन्होंने आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम दी फर्स्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस। सो ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया और कहां से आइसोलेट किया। सो हमारे पास एक स्विस के फिजिशियन थे फ्रेडरिच, जिन्होंने आइसोलेट किया था वेरी फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड उन्हें कहाँ मिला? फर्स्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस में, यानी उन्होंने देखा न्यूक्लियस का एक सेल है जिसमें से पस आ रही है और नाउ इस पस सेल से उन्होंने आइडेंटिफाई किया न्यूक्लिक एसिड को। किस तरीके से? न्यूक्लिक एसिड में कुछ इंफॉर्मेशन यानी कुछ हमारे पास जेनेटिकल मटेरियल्स मौजूद थे जिसकी वजह कर उन्होंने इजीली आइडेंटिफाई किया। अब चूंकि इसे न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से निकाला गया था, मालूम किया गया था, मतलब आइसोलेट किया गया था, सो इसका नाम न्यूक्लाई था। जैसे ही इसमें ये मालूम हुआ कि इसमें कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शामिल है, सो इसके नाम को चेंज किया इनटू न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो पहले यानी कि जो इस बायोमॉलिक्यूल का नाम था वो रखा गया था इसी फर्स्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब ये पता चला कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड भी है, सो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। सही। अच्छा, अब ये न्यूक्लिक एसिड जो कि एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड है यानी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या करता है? स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है न्यूक्लिक
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारे डीएनए आरएनए में होती है, तो ये उनको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है या फिर स्टोर करता है। सही। आगे लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप है, एक डीएनए दूसरा आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो आरएनए और डीएनए इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस वजह कर ही ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है या स्टोर कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की स्टूडेंट, सो न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बन रहा है, किस तरह कंपोज हो रहा है। अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से कंपोज्ड होता है। सही है। सबसे पहला नाइट्रोजस बेस। नाइट्रोजस बेस हमारे पास क्या होता है, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अच्छा, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन ये हमारे पास कंपोनेंट होते हैं डीएनए के। ठीक है। अगर हम थाइमीन की जगह यूरासिल रख दें, सही है, तो फिर ये हो जाएगा आरएनए का कंपोनेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एमसीक्यूज में काफी हेल्प करेंगी कि हमारे पास एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन कंपोनेंट होता है आरएनए का, जबकि एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन हमारे पास कंपोनेंट होता है डीएनए का। सही। अगर ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, यानी ये जो नाइट्रोजस बेस है, इनकी पोजीशन अगर इर्द गिर्द हो जाए, यानी इनका जो ऑर्डर है, जो कोड है, वो कोड आगे पीछे हो जाए, तो पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसे हम अलील कहते हैं। तो हम कंप्लीट हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डीएनए और आरएनए की जो कोडिंग है वो एक तरतीब से होती है। ठीक है। आरएनए और डीएनए में जो नाइट्रोजस बेस का फर्क है वो थाइमीन और यूरासिल का है। अच्छा, तो ये तो हम डिस्कस करें कंपोनेंट जो कि बना रहा है किसको, कंपोज कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को। तो न्यूक्लियोटाइड में कुछ नाइट्रोजस बेस होता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है। अब बात करें दूसरी चीज की, दूसरे कंपोनेंट की, तो वो है 5 कार्बन शुगर। अब न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजस बेस के साथ कौन बना रहे होते हैं, 5 कार्बन शुगर बना रहे होते हैं। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जैसे हमारे पास जो डीएनए है, तो डीऑक्सी राइबोस जो हमारे पास शुगर है वो डीएनए के लिए और राइबोस शुगर आरएनए के लिए। सही है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप है। ठीक है, यानी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट भी क्या होंगे, थोड़े से चेंज होंगे। जैसे कि थाइमीन और यूरासिल का डिफरेंस आया था, तो जो कार्बन शुगर है 5 कार्बन शुगर, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस शुगर, जबकि आरएनए के लिए जस्ट राइबोस शुगर। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। सही है। तो फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजस बेस मिलके कंपोज करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। सही है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, मोनोमर है, किसका, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर का। समझ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड के कुछ कंपोनेंट भी है, ये कंपोनेंट तो न्यूक्लियोटाइड के थे। नाउ अब अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के, तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मोनोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का स्टूडेंट। सही है। मोनोन्यूक्लियोटाइड आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो जो सिंपल और सिंगल होगा, जबकि पॉली की बात करें तो कंप्लीट लॉन्ग चेन बनाएगा न्यूक्लियोटाइड का, जैसे डीएनए। सो डीएनए बेसिकली कंपोज्ड होता है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, क्योंकि वो एक लॉन्ग चेन है न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है। लिखा है न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सही। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है। सो डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, ये कंसिस्ट करता है 2 न्यूक्लियोटाइड पे लिंक टुगेदर बाय फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है स्टूडेंट, लिंक टुगेदर बाय फॉस्फेट ग्रुप, सो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ के 2 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो वो एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ठीक है। इट इज एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन मोनो एंड पोलोन्यूक्लियोटाइड। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसे हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट बायोमोलिक्यूल था न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? हमारे पास स्विस के फिजिशियन ने, फ्रेडरिच ने, इन्होंने फर्स्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस में जो है आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड का नाम जब ये पता चला कि इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज है, तब इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिटिंग और स्टोरिंग करने को जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा और स्टोर करेगा। सही। इसके साथ ही जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, इसकी टाइप होती है डीएनए और आरएनए। सो डीएनए और आरएनए जो है हमारे पास, अगर हम कंपोजिशन देखें न्यूक्लियोटाइड का, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है डीएनए और आरएनए में, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है स्टूडेंट, वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए जस्ट राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। सो इस वजह कर इनके नाइट्रोजियस बेस में और जो हमारे पास कार्बन, जो शुगर कार्बन है, उसमें फर्क आता है। ठीक है, बाकी फॉस्फेट ग्रुप एंड में अटैच होता है। सही है। सो ये हमारे पास कंप्लीट था हमारा बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड। अब हम अपनी लास्ट बायोमोलिक्यूल, यानी जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, उसे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें अपनी लास्ट टॉपिक, यानी अपने लास्ट बायोमोलिक्यूल की, दैट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो कॉन्जुगेटेड का वर्ड मतलब कॉन्जुगेटेड यानी दो मॉलिक्यूल का आपस में कॉन्जुगेट होना, आपस में मिलना। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल जॉइंड टुगेदर। जब दो बायोमोलिक्यूल डिफरेंट ग्रुप के आपस में मिलेंगे तो वो एक नया बायोमोलिक्यूल बनाएंगे। नाउ ये बायोमोलिक्यूल अब डिफरेंट तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे प्रोटीन और लिपिड। जब प्रोटीन और लिपिड की बात हम अलग अलग करें, सो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है, ये दोनों डिफरेंट एसेंशियल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम साथ कर दें, यानी लिपोप्रोटीन, सो लिपोप्रोटीन अब कहलाएगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो ये एक बायोमोलिक्यूल तो रहेगा, बट ये डिफरेंट तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की भी प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर कुछ लिपिड्स के भी हैं। ठीक है, सो तमाम कंपोनेंट मिलने के बाद ये डिफरेंट तरीके से, मजीद बेहतर तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को, जो हमारे बुक में दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और इसको हम सेर्ब्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेर्ब्रोसाइट्स क्यों कहते हैं, ये रीजनिंग में आपसे पूछा जा सकता है। सही। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ग्लाइको जो है विच मीन्स ग्लूकोज, और ग्लूकोज सिंपल शुगर है, यानी ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मिलकर जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट इज ग्लाइकोलिपिड। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट दे आर आल्सो कॉल्ड सेर्ब्रोसाइट्स। सेर्ब्रोसाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। अब ये हमारे ब्रेन के ऐसे हिस्से में पाया जाता है, इस वजह कर हम इसे सेर्ब्रोसाइट। किस तरीके के हिस्से में, ये हमारे ब्रेन के व्हाइट मैटर पे पाया जाता है, यानी सेरेब्रम में पाया जाता है। सो इस वजह कर हम इसे सेर्ब्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, सो इसकी पोजीशन की वजह कर इसको सेर्ब्रोसाइट कहा जाए। दे आर आल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। साथ ही ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। सही। अब अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसको म्यूकोड्स भी कहा जाता है। म्यूकोड्स क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन यही है, अपनी पोजीशन के लिहाज से। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मीन प्रोटीन। सो दे आर फॉर्म बाय कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ज्वाइन करेंगे टुगेदर, तो वो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, दे परफॉर्मिंग फंक्शन, ये डिफरेंट तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा एज रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप। अब आपने सुना होगा हमारे ब्लड ग्रुप का डिफरेंट एंटीजन होता है, जैसे बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप के साथ जो डिफरेंट एंटीजन्स हैं, इन एंटीजन को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में, रिसेप्टर में एज अ वर्क परफॉर्म कर रहा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, नाउ थर्ड बायोमोलिक्यूल हमारे पास है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, दैट इज लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन joins together to create lipoprotein conjugated molecule। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास बेसिकली दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा।
ब्लड प्लाज्मा में जो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, आगे लिखा है दे आल्सो अकर इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग यॉल्क एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेम्ब्रेन। सो हमारे पास जो लिपोप्रोटीन है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी पोजीशन लिखी है कि ये मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। इसके अलावा हमारे पास जो एग यॉल्क यानी कि जो अंडे जो होता है, अंडे की जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी जर्दी जो होती है उसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारे मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस में, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साथ ही क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। सो आपको इसकी पोजीशन बताइए ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, लोकेशन। अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन की, जो हमारा फोर्थ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो लिखा है कि ये बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, यानी बेसिक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। दे आर मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम एंड राइबोसोम। सो हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट न्यूक्लियोप्रोटीन ये मेन कंपोनेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल का। सही है, क्रोमेटिन मटेरियल जो हमारे पास क्रोमोसोम्स में होते हैं, तो उनका अपना जो है ना मेन कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। सो ये हमारे पास था कंप्लीट बायोमॉलिक्यूल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यानी दो बायोमॉलिक्यूल का टुगेदर कॉन्जुगेट करना एक डिफरेंट न्यू पर्पस के लिए, न्यू फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इन डिटेल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक है, एक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टर बॉन्ड, इसको आपने इन डिटेल समझा है। ये आपके साथ कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ ही आएगा, तो आप वहीं पर इसे डिस्कस कर सकते हैं इजीली। सही है, तो कोई भी चीज ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद नए टॉपिक को, नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी एमडी कैट की जो 1000+ एमसीक्यूज की बुक है वो इंशाल्लाह मैं जल्द ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सो इस वीक जो हमारा वीक होगा मंडे से, अब हमारे टेस्ट जो है इस चैप्टर के एमसीक्यूज के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।